हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था किस तरीके से स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को हम लूज कपलिंग अचीव करवाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जो हमने कोर जावा का प्रोजेक्ट कर रखा था। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अमन कुमार हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई कब तक जो है स्प्रिंग की प्रॉपर वीडियोज आएंगी। तो देखिए, ये आंसर सभी के लिए, ये क्वेश्चन सभी के लिए है कि भाई ये जो पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है ये पूरा स्प्रिंग ही है, समझ रहे हैं ना। मतलब जो अभी करंटली रन हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न, ये सब लिंक होगा स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट्स में। तो आप इससे बाहर आइए कि ये अलग है, क्योंकि ठीक इस वीडियोज़ के बाद ये सब कॉन्सेप्ट को मैं लिंक करूँगा स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट समझाने में, तो आपको वहाँ पर समझ में आना चाहिए ना। इसलिए मैं ये सब बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ भाई आपको फैक्ट्री पैटर्न, डिजाइन पैटर्न अच्छे से आना चाहिए, और पढ़िए जब अच्छे से सिखाया जा रहा है तो ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आगे, लेट्स मूव। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है, पहले मैं स्प्रिंग टूल सूट खोल ले रहा हूँ, किस तरीके से हम जो है अपना लूज कपलिंग अचीव करवाने का और कोशिश कर रहे थे। कहाँ? उस स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न में जो इम्प्लीमेंट कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, है ना, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को, और कैसे वहाँ पर लूज कपलिंग अचीव। पर जो लूज कपलिंग हम जो अचीव कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न में, वहाँ पर एक क्या डिसएडवांटेज था कि भाई मुझे सोर्स कोड टच करना पड़ रहा था ना। मुझे सोर्स कोड जाकर के इस फैक्ट्री डिजाइन टेस्ट पैटर्न टेस्ट में यहाँ पर मुझे तो चेंज करना पड़ रहा था ना। तो भाई आखिर सोर्स कोड तो टच करना पड़ गया, आखिर तो मुझे इस क्लास में कुछ चेंजेस तो करनी पड़ गई कि नहीं पड़ गई। तो भाई ये दिक्कत वाली बात है। तो जब ये दिक्कत वाली बात है तो दिक्कत तो हो गया, है ना। तो हमको सोर्स कोड भी टच ना करना पड़े, जरा सा भी नहीं। अब तक हमने 98% मान लेते हैं कि लूज कपलिंग अचीव किया, अभी हम 100% के आसपास चले जाएंगे। कैसे? देखिए, तो यहाँ पर हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम इसका यूज करें, यहाँ पे हम लिखें और ये लूज कपलिंग अचीव करें, ऐसा नहीं चाहते हम। फुल्ली लूजली कपल्ड चाहते हैं, ठीक। तो आइए थोड़ा समझते हैं इसमें कि लास्ट टाइम जो हमने देखा था कोड में, उसके रेस्पेक्ट में ये हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 5 स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न डैश कोर जावा, है ना। और इसमें क्या हो रहा था कि इट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न विथ सपोर्ट ऑफ फैक्ट्री पैटर्न। सिंपल सी बात है, क्या इस प्रोजेक्ट में हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यूज किया था, हाँ या ना? हाँ किया था। क्या हमने इसमें फैक्ट्री सपोर्ट, फैक्ट्री पैटर्न का, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का सपोर्ट लिया था? बिल्कुल लिया था। ये जो अमेजन फैक्ट्री हमने बनाया था, या फ्लिपकार्ट फैक्ट्री आप बनाए होंगे, या व्हीकल फैक्ट्री, कुछ भी, तो क्या वहाँ पर क्या बना था भाई? बना था कि नहीं बना था? अमेजन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का हम लोग हेल्प लिए थे, तभी तो हम नाम डाल रहे थे गेट इंस्टांस मेथड के थ्रू, और आ जा रहा था DDDC ब्लू डार्ट कुछ भी का हमारा पूरा वो ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो इसमें देखिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अभी भी, इस स्ट्रैटेजी पैटर्न जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है उसका। और वो डिसएडवांटेज ये है, इट हैज़ सम लिमिटेशन। दिस प्रोजेक्ट इज स्टिल नॉट 100% लूजली कपल्ड। ये प्रोजेक्ट अभी भी 100% लूजली कपल्ड नहीं है, ताकि आपको सोर्स कोड भी ना टच करना पड़े DTDC ब्लू डार्ट लॉजिस्ट या डिलीवरी का ऑब्जेक्ट के लिए। ऑल्दो जो टारगेट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लासेज हैं वो अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, आर डिजाइंड इफेक्टिवली, बट इफ यू ऐड न्यू डिपेंडेंट क्लास देन अगेन वी नीड टू टच द सोर्स कोड ऑफ फैक्ट्री एंड क्लाइंट ऐप। कल को अगर मैं यहाँ पर कोई नया कंपनी के साथ यहाँ पे मैं काम करना चालू कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं एक क्लास बनाऊँ, ओ सॉरी, लेट्स गो बैक हियर, राइट क्लिक, न्यू क्लास, मैंने लिखा ई कार्ट, और अगर ई कार्ट जो है कल को आया हमारे साथ, राइट, हमारे साथ बिजनेस करने, और हमने किया इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स क्या करेगा ये? लॉजिस्टिक्स सर्विस, राइट। तो लॉजिस्टिक्स सर्विस को जब ये इम्प्लीमेंट करेगा, देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड की ओवरराइडिंग होएगी, और जो इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका मेथड हम दे देंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ साउट
और नॉट आउट सॉरी स्ट्रिंग स्टेटस, जिस तरीके से हमने वो दिया है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, लिखने की क्या ज़रूरत है। मैं डिलीवरी में जाता हूँ और ये 2 लाइन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ ई कार्ट में, यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं लिख देता हूँ ई कार्ट का, राइट। अब मुझे जब ई कार्ट को यूज करना है, ध्यान से समझिए, ई कार्ट को मैंने बनाया, मुझे जब ई कार्ट को यूज करना होगा तो क्या मुझे फिर से फैक्ट्री पैटर्न में जाके, ये जो ई कॉमर्स फैक्ट्री है, क्या मुझे यहाँ पर एक और लाइन जोड़ना पड़ेगा, एल्स इफ, कि अगर लॉजिस्टिक्स सर्विस नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस का मतलब छोटा बड़ा जो आप लिखेंगे उसको इग्नोर कर देगा और जो वैल्यू है सिर्फ वो लेगा एज अ स्ट्रिंग। तो इग्नोर केस जो है ये काम करता है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं। क्या मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा फिर से एक लाइन, और लेट से मैं ई कार्ट लिखता हूँ और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स में मैं किसका ऑब्जेक्ट डालूंगा इस बार, न्यू ई कार्ट का, यस और नो। तो क्या मुझे फिर से यहाँ पर कोड टच करना पड़ रहा है, क्या मुझे कोड को फिर से यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। और जब ये बदलेगा ई कॉमर्स फैक्ट्री और मुझे ई कार्ट को यूज करना है तो मैं यहाँ पर क्या ई कार्ट लिखूँगा, राइट। देखिए मैंने लिखा ई कार्ट, ये इक्वल इग्नोर केस है, मैंने यहाँ पे देखिए कैपिटल डाला है सारा और यहाँ देखिए मैंने सारा स्मॉल डाला है। तो इक्वल्स इग्नोर केस वही करता है जो आप स्ट्रिंग में केस लिखे हैं, अपर केस या लोअर केस, उसको इग्नोर करके सिर्फ वैल्यू पकड़ेगा और उस पर परफॉर्म करवाएगा मेथड। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये रन होगा ना। बट क्या इसके लिए हमें देखिए आइटम्स परचेज्ड और क्या यहाँ पर देखिए ई कार्ट इज असाइंड, ई कार्ट असाइन हो गया, लग गया ना ई कार्ट। तो ई कार्ट का अगर मैं यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर भी बना के दिखा दूँ, पब्लिक ई कार्ट, ओके, मैं लिखता हूँ साउट 0 पैरम ई कार्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सेव करते हैं, फिर से रन करता हूँ ताकि आपको और क्लियर कट आंसर मिले, ठीक है। तो क्या मुझे इतना चेंज करना पड़ रहा है, 0 पैरम ई कार्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया। तो क्या मुझे स्टिल कोड में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर करना पड़ रहा है, यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो भाई अभी भी ये 100% लूज कपलिंग तो नहीं है, इसके पास कुछ लिमिटेशन है कि आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई साहब ये जो आपका प्रोजेक्ट है अभी भी इसमें कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि दिस project is still not 100% loosely coupled although target class and dependent classes are designed effectively। हमने बहुत अच्छे से टारगेट क्लास को डिजाइन किया है एक इंटरफेस के अंदर में, बट स्टिल हमको सोर्स कोड को टच करना पड़ रहा है फैक्ट्री में जाकर के। क्लाइंट का मतलब ये वाला मैं जहाँ पर मेन मेथड है उसको मैं बोल रहा हूँ, क्लाइंट ऐप, वहाँ जा करके। तो ये लिमिटेशन है कि नहीं है, अभी भी लूज कपलिंग 100% तो नहीं है, 95% का हो, 98% का हो, पर 100% तो नहीं है, राइट। थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ रहा है, यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स। समझ में आ रही है मेरी बातें, जरूर आएंगी। वी कैन सोल्व दिस अब प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल। अब इसी लिमिटेशन को हटाने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ये जो 100% अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, हम यूज करेंगे, हम सहायता लेंगे प्रॉपर्टीज फाइल का। किसका सहायता लेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल का, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज फाइल क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। तो ये जो लूजली कपल्ड वाला प्रॉब्लम है अभी तक जो हमारा चला आ रहा है, 100% नहीं हुआ, लूजली कपल्ड सोर्स कोड को टच करना पड़ रहा है, अब हमको नहीं करना पड़ेगा जब हम प्रॉपर्टीज फाइल का प्रयोग करेंगे तब। अब प्रॉपर्टीज फाइल का कब प्रयोग करेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज फाइल कुछ ऐसा दिखता है, कुछ मतलब उसमें डेटा कुछ इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे और चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी एक फाइल है जहां पर नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज फाइल ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल होता है जहां पर डेटा जो है की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर को बहुत लोग नेम वैल्यू पेयर भी कहते हैं। तो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस प्रॉपर्टीज, ये देखिए माई फाइल जो है नाम है जो मैंने दिया है अपने इस प्रॉपर्टी फाइल को सेव करने के लिए, और डॉट प्रॉपर्टी जिसका एक्सटेंशन नेम है, डॉट प्रॉपर्टी जिसका एक्सटेंशन नेम है। तो ध्यान से समझिए, एक सिंपल सा नोटपैड में बनाइए और डॉट प्रॉपर्टी से सेव कर दीजिए, या कहीं भी टेक्स्ट एडिटर में बनाइए, नाम के साथ डॉट प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो वो प्रॉपर्टीज फाइल कंसीडर हो रहा है हमारा। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, इसमें डेटा जो रखा जाएगा की वैल्यू पेयर्स में रखा जाएगा।
कैसा रखा जाएगा, की वैल्यू पेयर्स में रखा जाएगा। उसका कुछ की होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। जैसे यूजर डॉट नेम, तो यूजर डॉट नेम जो है की है, इक्वल टू के बाद जो इधर राइट साइड में है ये एक वैल्यू है। तो ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक। तीसरा पॉइंट, इसमें हैश लगा करके कमेंट करते हैं। जैसे स्लैश स्लैश लगा करके जावा में कमेंट करते हैं, उस तरीके से कमेंट का मतलब क्या है कि वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको बस हम अपने फायदे के लिए, अपने रीडेबिलिटी के लिए लिख रहे हैं, राइट। तो हैश लगा करके आप यहां पर कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स पास कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो या तो की या तो वैल्यू होते हैं, उनका कोई भी डेटा टाइप से लेना देना नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। यहां पर जैसा लिखा हुआ है पर्सन डॉट एज, तो पर्सन डॉट एज एक की है और इक्वल टू 18 एक वैल्यू है, लेकिन ये 18 एक स्ट्रिंग है, पर्सन डॉट एज एक स्ट्रिंग है। तो ये दोनों ही स्ट्रिंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें डेटा टाइप कुछ अलग अलग होगा। ये समझने वाली बात है इस प्रॉपर्टीज फाइल के लिए। यस और नो? तो व्हाट इज प्रॉपर्टीज फाइल? इट इज अ टेक्स्ट फाइल। ये एक टेक्स्ट फाइल है विच इज यूज्ड टू कीप एंट्रीज और डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स में जब भी आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में डेटा रखना है तो हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज फाइल का प्रयोग करते हैं। समझ गए? सिंपल है। तो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल कैन बी टेकन एज एक्सटेंशन नेम फॉर प्रॉपर्टीज फाइल। एक प्रॉपर्टीज फाइल के लिए डॉट प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो एक्सटेंशन नेम होगा डॉट प्रॉपर्टीज वही हो जाएगा एक्सटेंशन नेम किसी भी प्रॉपर्टी फाइल को बनाने में। ठीक। हैश किस लिए यूज होता है? कमेंट के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फॉर की नेमिंग कन्वेंशन, देखिए जब भी हम की यूज करेंगे, जो हम इधर लेफ्ट साइड में जो की यूज कर रहे हैं यहां पर कोर्स डॉट नेम, यूजर डॉट नेम, तो ये डॉट के जगह अगर आपको कुछ बीच में डालना हो तो वहां पर क्या अलाउड है? तो ये अंडरस्कोर अलाउड है, एक डॉट अलाउड है और ये माइनस या डैश का सिंबल अलाउड है। ये 3 सिंबल्स अलाउड होंगे एज अ की आप जो यहां पर डालेंगे। ठीक। यहां पर जो एक्स्ट्रा सिंबल जो अलाउड होंगे वो अंडरस्कोर, डॉट और ये डैश। फाइन, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है ये 3-4 पॉइंट्स। नेक्स्ट, डुप्लीकेट्स वैल्यू आर अलाउड, डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड बट डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। कहा यह जा रहा है कि भैया देखिए डुप्लीकेट वैल्यू तो डाल सकते हैं, ये कोडर एक संकेत, यहाँ भी कोडर एक संकेत, यहाँ भी लिख दीजिए, बिहार की जगह भी कोडर एक संकेत, कुछ भी लिख दीजिए। मतलब वैल्यू को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन की हमेशा यूनिक रहेगा, की हमेशा यूनिक रहता है, ये बात भी सत्य है। तो कीज आर ऑलवेज यूनिक बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। यस और नो? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, समझ में आ रही है चीज़ें तो, यस और नो, राइट ना? आई थिंक आपको आ रही होंगी। तो वैल्यूज को डुप्लीकेट बना सकते हैं, की को डुप्लीकेट नहीं बना सकते। वन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन स्टोर प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसा स्टोर हो रहा है पहले समझते हैं। तो क्या ये स्टोर हो रहा है एज अ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, कलेक्शन में जो एक कॉन्सेप्ट होता है हैश मैप का, हैश टेबल का, वो कैसे स्टोर करता है एलिमेंट्स को? की और वैल्यू में, वो की और वैल्यू में स्टोर करता है ना। तो हम भी अगर हम चाहें, जरूरी नहीं है कि करना ही है, अगर हम चाहें तब वी कैन स्टोर प्रॉपर्टीज और इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल, वट एवर डेटा और इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस प्रॉपर्टीज फाइल, हम लोग इसको मैप कलेक्शन का यूज करके जावा में रख सकते हैं। यहाँ से अगर हमको चाहिए कि हमको कलेक्शन वाइज कुछ काम करवाना है तो यहाँ से हम जो की वैल्यू पेयर है, जो की वैल्यू पेयर है, तो की वैल्यू पेयर में मैप यूज होता है, ये हैश मैप है ना, हैश टेबल हैश मैप, तो वहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं हैश मैप का, हैश टेबल का, और वहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसमें से की को निकाल सकते हैं और वैल्यू को निकाल करके उसके ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं मैप के, ठीक है, हैश मैप के या हैश टेबल के, राइट। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। देखिए एक क्लास होता है java.util.properties। ये क्या होता है? क्लास होता है।
java.util.properties, इसका ऑब्जेक्ट देखिए कुछ इस तरीके से है कि ऑब्जेक्ट ऑफ java.util.properties, ये चाइल्ड क्लास होता है। एक्चुअली किसका चाइल्ड क्लास होता है? ये चाइल्ड क्लास होता है एक हैश टेबल क्लास का जो जावा में है। वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे जो कलेक्शन थोड़ा भी जाने होंगे, ठीक है। और जिनको कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना है, मैंने डाल रखा है वीडियो इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा भाई हमारा प्रॉपर्टीज़। देखिए ये मैंने जावा का डॉक्स खोला है, आप यहाँ देखो java.util.properties क्लास है ना, java.util.properties कहाँ है? ये util पैकेज में। बट स्टिल यहाँ देखिए आप, हैश टेबल का ये चाइल्ड क्लास है कि नहीं, है ना, एक्सटेंड्स हैश टेबल। तो हैश टेबल जो है वो की वैल्यू पेयर में रखता है डेटा। अच्छा ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्लास का क्या काम है कि द प्रॉपर्टीज क्लास रिप्रेजेंट्स अ परसिस्टेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्लास जो है एक परसिस्टेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको उस प्रॉपर्टीज फाइल को कहीं लोड करवाना है तो हम इसी प्रॉपर्टीज क्लास के साथ लोड करवाते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, यस और नो यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज फाइल क्योंकि हैश टेबल का क्या है, चाइल्ड क्लास है, तो हैश टेबल जो है की वैल्यू पेयर्स में डेटा को रखेगा, तो इसके साथ ये जो प्रॉपर्टी है ये भी की वैल्यू पेयर में डेटा को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो जो प्रॉपर्टीज़ जो आपने खुद से लिखा है प्रॉपर्टीज फाइल, उसका डेटा आपको कलेक्शन में रखना है तो हम मैप का यूज कर ही सकते हैं, उसमें हैश टेबल, और हैश टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके प्रॉपर्टीज में रख सकते हैं। ठीक है, तो हैश टेबल जो है अलाउ करता है आपको कि प्रॉपर्टीज मतलब ये जो की वैल्यू पेयर में डेटा को रखिए, और प्रॉपर्टीज उसी हैश टेबल का एक क्या है, क्लास है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रॉपर्टी गेट और सेट करवा सकते हैं एज अ डेटा, किसका, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज java.util.properties। प्रॉपर्टीज फाइल बिल्कुल दूसरा है, वो जो फाइल हम कोड करेंगे खुद से, ठीक ना, तो हम वहाँ पर नाम दे देंगे डिपेंडेंट क्लास का, वही प्रॉपर्टीज फाइल से वो उठाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखेंगे, समझेंगे, ज़रूर समझेंगे प्रैक्टिकल। तो ये प्रॉपर्टीज फाइल है। ठीक है, ग्रेट। थोड़ा नीचे मूव करते हैं और इसमें आइए, एक देखिए लोड नाम का क्लास है, आप यहाँ पे दें लोड, सॉरी क्लास बोल रहा हूँ, ये मेथड है। तो ये लोड देखिए, रीड्स अ प्रॉपर्टी लिस्ट की एंड एलिमेंट पेयर फ्रॉम द इनपुट बाइट स्ट्रीम। ठीक, देखिए प्रॉपर्टीज फाइल को हम java.util.properties जो है, मैं एक काम करता हूँ यार, MS पेंट java.util.properties। ठीक, अब इसमें हम क्या रख सकते हैं इसके, तो ये क्या रख सकता है, तो ये क्या रख सकता है, प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर सकता है ना। ये कौन रीड करेगा, प्रॉपर्टीज, कौन मतलब रखेगा कौन, प्रॉपर्टीज फाइल को। ठीक, तो माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज, पर ध्यान से समझिए, ये जो प्रॉपर्टीज रखेगा यहाँ पर ऐसे नहीं रखने वाला। ये जो माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज है ये प्रयोग करेगा बीच में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का, समझ रहे हैं ना। इट टेक्स द हेल्प ऑफ अ स्ट्रीम। अब स्ट्रीम पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। अरे लगातार जो डेटा फ्लो होते रहता है, जैसे हम लाइव मैच देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट कुछ होता है, सब स्ट्रीम की मदद से होता है। स्ट्रीम मतलब धारा है ना, तो वो बहते रहता है जो, ठीक है। और स्ट्रीम रीड करवाएगा यहाँ से, राइट, यहाँ से। तो एक काम कीजिए भाई, क्या हो गया हमारा, इसको ब्लैक कर लेते हैं, है ना, माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज को। तो ये जो स्ट्रीम है यहाँ पर पहले रीड करना पड़ेगा, स्ट्रीम रीड करेगा किसको, इसको। तो रीड करने के लिए, अब रीड करने के बाद java.util.properties के पास एक मेथड है जिसका नाम है लोड। अब ये लोड मेथड देखिए क्या डिमांड कर रहा है आपसे, इनपुट स्ट्रीम। तो जो रीड किया हुआ डेटा है वो इनपुट स्ट्रीम में यहाँ पर प्रेजेंट है, लेट से
ठीक, अब ये इनपुट स्ट्रीम कहाँ आएगा, तो ये लोड जो है इसका मेथड, लोड जो है यहाँ पर IS में लिख दे रहा हूँ, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर डिमांड करेगा ये, तो वही वाला इसको पास कर देना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो लोड मेथड से यहाँ से ये वाला इनपुट आएगा, राइट, समझ रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम, जो इनपुट स्ट्रीम रीड करके रखेगा, ओके, और इसमें ये वाले ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे जो इनपुट स्ट्रीम है। समझ गए, ये समझने वाली, ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी हमारे पास। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये है हमारा माई प्रॉपर्टीज फाइल, ये है हमारा माई प्रॉपर्टीज फाइल, और यहाँ हम लिखते हैं माई इन्फो। ठीक है, क्योंकि हैश लगा करके हम क्या कर सकते हैं, तो हैश लगा करके हम कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ यूजर डॉट नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंकित, कोर्स डॉट नेम, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग, और क्या लिख सकते हैं, यूजर डॉट एज 18, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, माई प्रॉपर्टीज फाइल डॉट जावा है। ठीक है, माई इन्फो, लेट से मैं नाम दे रहा हूँ माई इन्फो डॉट प्रॉपर्टीज, इसको सेव कर दीजिए ऐसे लिख करके टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, तो ये हमारा है माई इन्फो डॉट प्रॉपर्टीज। अब इसका डेटा किसके पास चाहिए, आपको चाहिए इस जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज के पास। तो ये कैसे रीड करेगा, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे समझते हैं, ये है ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, अब ये है यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट, और मुझे एक बार यूज कर लेने दीजिए यहाँ पर कैलिब्री, ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा आप मेरी बातों को। ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये रहा हमारा की वैल्यू पेयर में डेटा कैसे स्टोर होगा, तो डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा की वैल्यू पेयर में, क्या समझे, यहाँ पर जो डेटा है ऐसे स्टोर हो रहा होगा ना की, और यहाँ पर जो डेटा है ये स्टोर हो रहा होगा ऐसे वैल्यू। अब जो डेटा स्टोर हो रहा है की वैल्यू पेयर में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो की है, लेट से मैंने दिया यूजर डॉट नेम, और इस नेम में वैल्यू में क्या आ रहा है, अंकित, यहाँ पर है कोर्स डॉट नेम, और इस नेम में क्या आ रहा है, स्प्रिंग वैल्यू में। इसमें और क्या है, यूजर डॉट एज, तो मैंने लिया यूजर डॉट एज, और यहाँ पर क्या आ गया, 18। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, अब ध्यान से आप समझ में आ रहा है ये चीज़ें, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि 3 हो जाए हमारा, समझ गया। तो ये यहाँ पर डालने के लिए भाई किसका ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर किसका ज़रूरत पड़ेगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को रीड करवाना पड़ेगा, आउटपुट इनपुट स्ट्रीम से पहले रीड करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आपका है इनपुट स्ट्रीम, ये इनपुट स्ट्रीम जो है पहले, सॉरी कॉपी, लेट मी जस्ट कॉपी यू, एंड यहाँ पर जो है ये इसको रखेगा इस तरीके से, और इसका जो इस क्लास का जो एक मेथड है लोड मेथड, वो इस इनपुट स्ट्रीम को लोड कर लेगा और अपने पास डेटा रख लेगा। ठीक है, समझ गए, इतना सिंपल है, या और समझाऊं, और समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहीं पे इसी प्रॉपर्टीज़ फाइल के बारे में समझना है बस। तो जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज जो है, ये देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट है जो की वैल्यू पेयर में है, डेटा सब कुछ रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये हमारा प्रॉपर्टीज फाइल है, तो इससे रिलेटेड जो पर्सन डॉट एज, ईमेल, नेम, या जो भी XYZ वैल्यू है उसको रखना है इसमें। तो इसमें रखने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है
चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है हैश टेबल का, और हैश टेबल जेनेरिक सपोर्ट करता है टू होल्ड डेटा इन एनी टाइप की और एनी टाइप वैल्यू, किसी भी वैल्यू में और किसी भी मतलब डेटा, किसी भी डेटा टाइप जो होगा की का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है और वैल्यू भी कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, पर कहाँ, हैश टेबल में, प्रॉपर्टीज फाइल में नहीं, हैश टेबल में। तो हैश टेबल में जेनेरिक अलाउड होता है, कोई भी डेटा टाइप अलाउड होता है एज ए की, कोई भी डेटा टाइप अलाउड होता है एज अ वैल्यू। तो तीसरा पॉइंट है कि java.util.properties डजंट सपोर्ट जेनेरिक्स, ये जेनेरिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ की स्ट्रिंग होगा, वैल्यू स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा डेटा टाइप नहीं होगा प्रॉपर्टीज java.util.properties के पास। तो ये इसका ये है, समझ रहे हैं खासियत। तो कुछ भी आप लिखेंगे भाई, जो भी डेटा जाएगा एज अ स्ट्रिंग रहेगा, उसमें कोई भी नंबर और ये वो नहीं रहेगा, क्योंकि हैश टेबल सपोर्ट करता है, बट प्रॉपर्टीज java.util.properties क्लास के पास ऐसा कोई भी रूल और ये नहीं है कि भाई वो एज अ सारा डेटा जो है जो जैसा आप चाहें या जेनेरिक सपोर्ट करवाए, वो पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्टीज को यूज करते टाइम। ठीक, बाय यूजिंग लोड मेथड, मैंने बताया कि लोड मेथड है, बाय यूजिंग लोड मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास, प्रॉपर्टीज क्लास का लोड मेथड का प्रयोग करके हम लोग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को java.util.properties के ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाल सकते हैं की और वैल्यू पेयर में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो लोड मेथड का प्रयोग करेंगे और लोड मेथड हमसे एक इनपुट स्ट्रिंग मांगेगा, बोलेगा कि वो फाइल लेकर के आओ जो तुमने दिया है। तो वो फाइल को रीड करने के लिए हमको जावा में यूज करना पड़ता है, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए, किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमें चाहिए इनपुट स्ट्रीम, राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम। तो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा और वो स्ट्रीम हम दे देंगे अपने लोड मेथड को और वो संभाल करके यूज कर लेगा। यस और नो, जो ऑब्जेक्ट जावा में ये है इसका प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट, और इसमें आपको डेटा की वैल्यू पेयर में रखना है, तो आपको यूज करना है इनपुट स्ट्रीम। मैं इनपुट, अरे स्ट्रीम होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा यार, ठीक है, स्ट्रीम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, स्ट्रीम का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, समझ रहे हैं। अरे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, इसी को तो स्ट्रीम बोल रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जावा का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा मैं यहाँ पे अभी टच नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आप उधर जाके कभी पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रीम के बारे में बता देता हूँ कि देखिए स्ट्रीम जो होता है वो दो तरीके का हो रहा होता है आपके पास। मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूँ, स्ट्रीम बनाऊँ, जो स्ट्रीम है आपका, ओके, दिस इज ऑफ टू टाइप्स यार बॉस। The first one type is, I can say, okay, here what I will write, just see or look, here I will see byte streams। तो byte streams जो होते हैं, ठीक है, और here I will write character streams। which one यार दोस्त? कैरेक्टर स्ट्रीम। विच वन दोस्त? कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम, हम इस पर मैं डेटा के टाइप पर बता रहा हूँ, ठीक है, डेटा के टाइप पर, ऐसा नहीं कि भाई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मत समझिए, ये बाइट स्ट्रीम मैं एज अ डेटा बता रहा हूँ। तो इसमें जो है कैटेगराइजेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है कि इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, वो अलग है, बट यहाँ पे मैं डेटा के टाइप पर बता रहा हूँ कि डेटा पे कैसे कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्ट्रीम से निकला हमारा बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। तो ध्यान से समझिए कि ये जो बाइट स्ट्रीम होता है वो डेटा को भी और कोई भी जो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है या कोई भी अन्य ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी बाइनरी टाइप का डेटा है, तो उसको वो स्ट्रीम करवा सकता है। कौन? रीड राइट क्या करवा सकता है? कौन? बाइट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो भी मैं इसमें यही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, है ना। तो मैं लिखता हूँ भाई कि बाइट स्ट्रीम्स, मुझे ब्लैक लेने दीजिए, पहला मैं स्टार लगा देता हूँ। बाइट स्ट्रीम्स लाइक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम में ही होता है भैया आपका इनपुट स्ट्रीम
एंड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम कैन रीड एंड राइट, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ठीक है, बोथ टेक्स्ट डेटा एज वेल एज एनी बाइनरी, बाइनरी में मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट बोथ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ एनी बाइनरी, मतलब कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड etc फाइल्स, कोई भी जो फाइल है उसको रीड राइट कर सकता है। ओके, तो बाइट स्ट्रीम्स लाइक इनपुट आउटपुट, इनपुट स्ट्रीम से रीड, आउटपुट स्ट्रीम से राइट, ओके, कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट डेटा एज वेल एज एनी बाइनरी, ऑडियो, वीडियो फाइल, कुछ भी कोई रीड राइट करवा सकता है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली लगाना जरूरी है क्योंकि भाई रिस्पेक्टिवली में इनपुट आउटपुट आ रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एक होता है हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम, तो कैरेक्टर स्ट्रीम लाइक, कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर होते हैं लाइक रीडर और राइटर, ठीक है, राइटर स्ट्रीम। तो रीडर और राइटर क्या करवा सकते हैं, कैन रीड और राइट ओनली टेक्स्ट डेटा रेस्पेक्टिवली, समझ गए। तो अगर आपको कभी किसका ज़रूरत पड़े, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल या इमेज फाइल को रीड राइट करवाने का, तो आप बाइट स्ट्रीम के पास जाएं और उसका यूज करें, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम लिख करके। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट डेटा का पड़ा हुआ है तो आप रीडर और राइटर का यूज कर सकते हैं, इतना आसान है, ठीक है। और ये बाइट स्ट्रीम्स भाई क्लास होता है, उसके अंदर मतलब ये जो इनपुट स्ट्रीम है ये क्लास है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर चीज़ें यूज हो जाती हैं। आइए आगे, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में। एक लाइन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि इनपुट स्ट्रीम से क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, ये जो इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम कॉमा रीडर, इनपुट स्ट्रीम और रीडर आर यूज्ड अरे भाई आर यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल्स, ठीक। यहाँ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और रीडर, नो नॉट रीडर दिस टाइम, राइटर आर यूज्ड टू राइट द डेटा टू द फाइल्स, राइट डेटा टू द फाइल्स। अब वो फाइल ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल जो भी है, तो ऑडियो वीडियो फाइल जो हो गया वो आउटपुट स्ट्रीम हो गया, और राइटर समझिए तो टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो डेटा को राइट करने के लिए क्या हो जाता है, आउटपुट स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है, और रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम या किसका प्रयोग कर लेंगे हम, इनपुट स्ट्रीम या रीडर का। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, मेरा डेटा के काम को रीड करना है ना, मेरे को डेटा को रीड करना है जो प्रॉपर्टीज़ फाइल से आएंगी, तो प्रॉपर्टीज़ फाइल में जो टेक्स्ट है उसको आप रीडर से भी रीड कर सकते हैं और इनपुट स्ट्रीम से भी रीड कर सकते हैं। तो हमारा तो रीड करने का काम है अभी फ़िलहाल, राइट करने का काम है नहीं, क्योंकि उसी हम जो लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ फाइल, उसी प्रॉपर्टीज़ फाइल में डिपेंडेंट क्लास का नाम दे देंगे, ठीक है। उसी प्रॉपर्टीज़ फाइल में जो हम अपना डिपेंडेंट क्लास का नाम देंगे लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यहीं पे हमने दिया माई इन्फो में ही, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल में दे दिया कि डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट डॉट क्लास, और यहाँ पर हमने डिपेंडेंट क्लास में नाम दे दिया कॉम डॉट, ठीक है, और कोडर एक्स अंकित डॉट, और कुछ भी दे देते हैं कंपोनेंट डॉट, क्या है वहाँ पर, कंपोनेंट्स डॉट DTDC, ठीक ना। तो इस DTDC को हम लोग रीड कर लेंगे। ये जो लाइन है ये समझिएगा, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास, एक काम करते इसको छोटा कर देते हैं, DP क्लास कर देते हैं, डिपेंडेंट समझ में आ जाएगा ना, DP क्लास, और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि ये पता चले, ठीक। चलिए मैं कोशिश करूँगा इसको गूगल ड्राइव में डाल करके आपको लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक चेक कर लीजिएगा इस पूरे के पूरे
MS पेंट वाले फाइल का। तो डिपेंडेंट डॉट क्लास मैंने लगा दिया इक्वल टू कॉम डॉट कोडर संकेत डॉट कंपोनेंट डॉट DTDC हमने लिखा, और यहाँ से मुझे क्या करना है, इस फाइल में रीड करवाना है, और रीड करवा करके जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज में रख लेंगे, राइट, वही चीज़ करना है। तो ये वाला नाम हम दे देंगे ताकि हमको जब भी नाम बदलना पड़े तो अब मैं सोर्स कोड में नहीं नाम बदलूंगा, अब मैं नाम यहीं चेंज करूंगा, क्या समझे। अब जो नाम जो भी होगा मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर चेंज कर दूंगा, मैं कहीं और जा कर के चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया ना हमारा, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से आप ये जो प्रॉपर्टीज़ फाइल है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब जरा कोड करते हैं भाई, सैम्पल कोड, ठीक है। पहले मैं स्पेस बनाता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे। कोड एग्जाम्पल देखिए। तो कोड करने के लिए अब आपको क्या करना है कि पहले हम कहाँ पर कोड कर रहे थे, देखिए यहाँ ध्यान से जाइए, ई कॉमर्स फैक्ट्री में ये जो गेट इंस्टांस नाम का मेथड है, गेट इंस्टांस नाम का मेथड है इस फैक्ट्री इसमें, इस क्लाइंट के पास, ठीक है, मतलब फैक्ट्री के पास है बट क्लाइंट में हम जो कॉल कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर चेंज कर रहे थे सब कुछ। तो यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्रॉपर्टी फाइल से, ठीक। तो जब प्रॉपर्टी फाइल से आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे, और देखिए किस तरीके से ये करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि लोकेट करें, ओके। मतलब मैं सबसे पहले मुझे इसको रीड करना है, किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो कोड करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले तो मुझे उसको ले आना है, कहाँ से, पहले अपने इनपुट स्ट्रीम में रखना है, राइट। तो इनपुट स्ट्रीम में रखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे करना है कोड, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं फ्लिपकार्ट फैक्ट्री, फ्लिपकार्ट या अमेज़न फैक्ट्री या व्हीकल जो भी आप बनाए होंगे, जिस तरीके से अमेज़न या ई कॉमर्स फैक्ट्री हमने बनाया था, ई कॉमर्स फैक्ट्री डॉट जावा, ये हमारा है, ठीक है। तो ये जो भी है हमारा ई कॉमर्स डॉट जावा, अब यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये जो फाइल है ई कॉमर्स डॉट जावा, यहाँ देखिए इसमें कैसे कोड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो पब्लिक क्लास, यहाँ पर जो है पब्लिक क्लास ई कॉमर्स हमने बनाया, और इसमें हम सब ब्लैक यूज कर लेंगे इस बार। तो यहाँ देखिए मुझे सबसे पहले करना है लोकेट द प्रॉपर्टीज़ फाइल। सबसे पहले प्रॉपर्टी फाइल को आप लोकेट कीजिए। तो लोकेट करने के लिए हम प्रयोग कर रहे होंगे इनपुट स्ट्रीम का, है ना। तो इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, ओके। अब इनपुट स्ट्रीम मैं लिखता हूँ इनपुट स्ट्रीम या IS, कुछ भी आप दे सकते हैं ना, क्योंकि रेफरेंस नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ, ओके, लेट्स से IS, इनपुट स्ट्रीम IS इक्वल्स न्यू फाइल सिस्टम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, नॉट फाइल सिस्टम यार, दिस टाइम फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम एक क्या है, चाइल्ड क्लास है इस इनपुट स्ट्रीम का, समझ रहे हैं। लोकेट द फाइल, और लोकेट द प्रॉपर्टीज फाइल जो लोकेट करना है मुझे, तो इनपुट स्ट्रीम लोकेट करेगा, वही ना, रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम ही ना। तो कहाँ पर, तो यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा लोकेशन, यहाँ मुझे पास करना है लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज फाइल, समझ गए। यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज फाइल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकेशन, जो भी पाथ होगा जहाँ पे, वहाँ जा करके माई इन्फो जो हमने बनाया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऊपर में जो बनाया है उसको, डॉट प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे हम करेंगे। तो अब ये लोकेट हो गया फाइल इसमें IS में, राइट। तो यही IS जो है ऑब्जेक्ट जो है, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है, ये फाइल को लोकेट कर रहा होता है आपका। तो जो भी आप लोकेशन डालते हैं उस फाइल को लोकेट कर रहा होता है। तो इसलिए हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया है, और इनपुट स्ट्रीम जो है ये पेरेंट क्लास है इस फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने लूज कपलिंग थोड़ा सा अचीव करने की कोशिश करी है कि पेरेंट का रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, बस कोर जावा का कॉन्सेप्ट, सिंपल, राइट। अब मुझे लोड करना है ना, कि लोड प्रॉपर्टीज फाइल इन्फो टू जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टी। जो भी इस प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा है, जो भी इस प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा है, इस प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पर जो भी लोकेट होके प्रॉपर्टीज फाइल आया है, इसको क्या करना है, तो इसको मुझे करना है कि लोड द डेटा,
लोड द properties file data into java.util.properties object। इसी के ऑब्जेक्ट में रखना है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट में ले जाना है मुझे। तो इसके ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँगा, तो मैं तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, राइट। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा क्या, java.util.properties। और मैं एक और काम करता हूँ, मैं ऊपर में यहीं पे बना देता हूँ, ठीक। पहले तो मैं इसको हल्का छोटा करके इसका कलर फिर से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये कमेंट वाला कोड है। और यहाँ मैं देखिए, मैंने अभी मेथड नहीं बनाया कोई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। मेथड बनाऊंगा मैं, इसलिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ ऊपर। तो अभी आप कोड करने मत बैठ जाइए, आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये पूरा कोड जो है हम यहाँ पे अभी समझ लेते हैं, बाद में समझेंगे कि क्या मैं कहाँ पे रखूँगा इसको, कौन से मेथड में, ठीक है। तो लोड द प्रॉपर्टीज़ फाइल, और यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ मैं एक सबसे पहले एक बनाता हूँ java.util.properties, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टीज props इक्वल टू नल। अभी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, ठीक, java.util.properties का, राइट, यस और नो। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं नीचे में ऑब्जेक्ट बना लूँगा, राइट। तो नीचे ऑब्जेक्ट देखिए हम बनाते हैं, यहाँ आराम से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना रहे होंगे props इक्वल्स न्यू java.util.properties। अब इस props के पास, java.util.properties के पास एक लोड नाम का मेथड है जो आपसे डिमांड करेगा एक इनपुट और स्ट्रीम। तो कौन सा इनपुट और स्ट्रीम पास कर देंगे, जो हमारे पास है। तो is हमारे पास है, तो हमने is पास कर दिया, लीजिए। तो अब ये लोड भी हो गया डेटा उसमें, ठीक है। डेटा जो है कहाँ लोड हो गया, इस प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट में। तो अब जो भी डेटा था वहाँ पर की वैल्यू पेयर में जाके लोड हो जाएगा, और हम उसको वहाँ से एक एक करके गेट कर लेंगे, जिसका भी हमको गेट करना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक, बहुत आसान है ये। तो यहाँ हमने कर लिया लोड। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि ये जो है हमारा, ये रहेगा गेट इंस्टांस जो है एक मेथड मैं बोल रहा हूँ, गेट इंस्टांस बोल रहा हूँ, अभी नहीं। ये हमारा ई कॉमर्स फैक्ट्री है, और ये देखिए, ये अभी हमने कहीं पे नहीं रखा है। एक काम करता हूँ मैं, इसको हटाइए और नीचे आइए, क्योंकि हमको और लिखना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग खुद, आप सब एक बात बताइए कि ये जो कोड है पूरा का पूरा कितना बार रन करना चाहिए। क्या एक बार, क्या 2 बार, क्या 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार? क्या myinfo.properties को कितना बार रीड करवाना है? क्या 1 बार रीड करवाना है, हाँ या ना? सोचिए आराम से। या 10 बार रीड करवाना चाहेंगे आप एक ही फाइल को? और 10 बार क्यों ही रीड करवाएंगे? 10 बार क्यों रीड करवाएंगे? आपको तो 1 बार रीड करवाना है। जब भी एक फ्लो चलेगा इस पूरे एप्लीकेशन का, तो उस पूरे फ्लो में 1 बार रीड करवाना है। तो 1 बार जब एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या आप तरीका आजमा सकते हैं? क्या हम उसको कंस्ट्रक्टर में लिख दें? क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी 1 बार एग्जीक्यूट होता है, बट वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। तो क्या हम स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते हैं? जब भी ये क्लास लोड होगा ई कॉमर्स फैक्ट्री, तब ये पूरा का पूरा कोड चल जाएगा। तो क्या हम इसको स्टैटिक ब्लॉक में लिख दें? बताइए, क्या मैं इसको स्टैटिक ब्लॉक में लिख दूं? यस, बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम लोग इसको एक स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते हैं। और स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होता है ये तो आपको पता ही है, राइट? स्टैटिक ब्लॉक तब कॉल होगा जैसे ही क्लास की लोडिंग होएगी मेमोरी में। तो ये लिख दिया हमने इसको स्टैटिक ब्लॉक में, यस और नो? अब हमने इसको लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक में, और मैं इसका स्टैटिक ब्लॉक का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले। हाँ भाई, तो ये स्टैटिक ब्लॉक में लिख दिया। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि ये हमारा जो है आराम से यहाँ रहेगा नल प्रॉपर्टीज, और यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ ध्यान से समझिए आप,
कि इसको कर देते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में एक्चुअली, ठीक है। तो जो भी लोकेट करने का काम होगा ट्राई, ओके, यहाँ पर हम ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्राई हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक, ट्राई कर लीजिए भाई साहब, ट्राई ब्लॉक, क्योंकि एक एक्सेप्शन दे सकता है कि फाइल नॉट फाउंड, है ना, बोलेगा भैया फाइल नहीं मिला, तो कैच भी दे देते हैं और कहते हैं कि भाई जो भी एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन ई, यहाँ पर आ जाइए, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हमने करवा दिया इसमें, और इसको चलिए इसको ब्लॉक में रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ये जो यहाँ बंद हो रहा है इसको थोड़ा और नीचे बंद कर देते हैं ताकि पता चले कि हाँ भाई स्टैटिक ब्लॉक जो है यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक क्लोज्ड, ओके। तो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक जो है वो क्लोज हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो प्रॉप्स होगा नीचे हमको यूज भी करना है, तो ये जो प्रॉप्स है मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, इस प्रॉप्स को हम लोग इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नहीं रखेंगे, मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। इस util डॉट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रखूँगा, समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल मैं इसको बना दूँगा और नीचे फिर हमको यूज करना पड़ेगा ना बाद में। तो वहाँ पर क्या चला गया, प्रॉप्स चला गया ना, ये ऑब्जेक्ट तो चला गया उस प्रॉप्स के पास, ये न्यू जावा डॉट util डॉट प्रॉपर्टीज़, और भाई यहाँ पर जावा डॉट util डॉट प्रॉपर्टीज़ में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होनी पड़ेगी ना। तो ये लीजिए मैंने इसको भी कर दिया सही, ठीक है। समझिए, आराम से समझिए, दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में इतना, ठीक है। देखिए मुझे एक ही बार रीड करवाना था, एक ही बार मेमोरी में लोड करवाना था, क्योंकि एक ही बार प्रॉपर्टीज़ का फाइल का रीड होगा, बार बार क्यों होगा। और मैं कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं यूज करूंगा क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना। तो स्टैटिक ब्लॉक जो होता है किसी भी क्लास में, स्टैटिक ब्लॉक्स इज वन टाइम एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक which executes at class loading time, राइट ना। जैसे ही क्लास लोडिंग होता है मेमोरी में, तब जा कर के जो है आपका स्टैटिक ब्लॉक काम कर रहा होता है, स्टैटिक ब्लॉक काम करने लगता है, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है छोटी सी, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक आप आई होप आप पहले से जान रहे होंगे। अब इसी क्लास में देखिए मुझे क्या करना है कि जो फैक्ट्री है वो क्या रिटर्न करेगा, अमेज़न का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना। तो अमेज़न का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा जो स्टैटिक मेथड था हमारा पहले से, और उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था भाई पब्लिक स्टैटिक अमेज़न, क्योंकि अमेज़न का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अमेज़न, और यहाँ हम रिटर्न करवाएंगे गेट इंस्टांस, ठीक है। अब यहाँ पर जो गेट इंस्टांस था जो हम डाल रहे थे स्ट्रिंग लॉजिस्टिक्स नेम, ठीक है, लॉजिस्टिक्स नेम कि कहाँ से आएगा, लॉजिस्टिक्स नेम हमको डालना पड़ रहा था, यहाँ देखिए कोड में है ना, ये हम डाल रहे थे। तो इस बार हम नहीं डालेंगे, इस बार कहाँ से आएगा, ये आएगा प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा। कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा, ठीक ना। अब ये जब प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा तो मेरी एक बात ध्यान से समझिए कि क्या मुझे यहाँ पर ये स्ट्रिंग लॉजिस्टिक्स नेम लिखने की ज़रूरत है, नहीं, मुझे ऐसा नाम लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस बार मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूँगा, बस ब्लैंक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं रखूँगा, बस ब्लैंक कर दूँगा, और इसका मैं ये शुरू करूँगा। सबसे पहले मुझे कुरियर, पहले तो अमेज़न का ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, है ना, तो हम लिख देते हैं अमेज़न इक्वल्स नल, अभी तो हमारा नल है, ठीक है। ऊपर आइए, और हमको कुरियर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो लॉजिस्टिक्स सर्विस था हमारा, लॉजिस्टिक्स जो हमारा सर्विस था, ये जो इंटरफेस था, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि यही तो सेट होगा। तो लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इक्वल टू नल, इसको भी अभी हम लोग नल कर दे रहे हैं क्योंकि इसको हमको सेट करना है,
राइट, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, और यहाँ पर अब क्या कोड करूँगा मैं, अब मुझे ऐसा कोड करना है जिससे कि प्रॉपर्टीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पर सेट हो जाए। इस गेट इंस्टेंस मेथड इसको ले ले और उसके बाद वो सेट कर दे। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास को लोड करवाता हूँ क्लास डॉट फॉरनेम मेथड से। याद कीजिए, क्लास डॉट फॉरनेम मेथड मैंने बहुत अच्छे से आपको स्प्रिंग कंटेनर सिखाते वक्त बताया है कि कैसे फ्लो काम करता है, सेटर इंजेक्शन है, पूरा इंटरनल्स बताया है स्प्रिंग के, उसमें बताया है क्लास डॉट फॉरनेम, राइट। तो क्लास डॉट फॉरनेम मेथड यहाँ से मुझे एक क्लास का नाम डिमांड करेगा, है ना, जो रन टाइम पर जिसका ऑब्जेक्ट बनाएगा न्यू इंस्टेंस मेथड से। तो मैं कैसे दूंगा, तो मेरे पास क्या है, प्रॉप्स है। क्या प्रॉपर्टीज़ में मेरा क्लास का नाम पड़ा हुआ है? जी हाँ। तो अगर प्रॉपर्टीज़ में मेरे क्लास का नाम पड़ा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटाते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या इस प्रॉपर्टीज़ में मेरा क्लास का नाम पड़ा हुआ है dp डॉट क्लास, डिपेंडेंट डॉट क्लास। अब की कुछ भी दे सकते हैं, अंकित भी लिख सकता हूँ, xyz डॉट क्लास या a इक्वल टू कॉम डॉट ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो dp डॉट क्लास की मुझे होल्ड करके लाना है, राइट। तो dp डॉट क्लास लाने के लिए वहाँ से अगर किसी तरीके से dp डॉट क्लास का वैल्यू आ जाता है इस क्लास डॉट फॉरनेम मेथड के पास, तो क्या हमारा काम हो गया, क्योंकि क्लास डॉट फॉरनेम मेथड रन टाइम पर क्लास को लोड करेगा और न्यू इंस्टेंस मेथड क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट। तो मुझे तो इसके फॉरनेम मेथड को तो नाम ही देना है ना एज अ स्ट्रिंग, तो वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग के रूप में प्रॉपर्टीज फाइल में पड़ा हुआ है। तो हम कहाँ से गेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज नाम का क्लास है, जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज नाम का जो क्लास है, वो प्रॉपर्टीज नाम के क्लास के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट प्रॉपर्टी। क्या नाम है जिसका, गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज नाम का हमारा जावा का क्लास है। इसमें देखिए मैं आपको एक मेथड दिखाता हूँ, गेट प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है ना कि स्ट्रिंग की लेकर के आओ, सर्चेज फॉर द प्रॉपर्टी विद द स्पेसिफाइड की इन प्रॉपर्टी लिस्ट, इफ द की इज नॉट फाउंड इन द प्रॉपर्टी लिस्ट, द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लिस्ट एंड डिफॉल्ट रिकर्सिवली देन चेक्ड द मेथड रिटर्न्स नल इफ प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड। ठीक है, द रिटर्न द वैल्यू इन द प्रॉपर्टी लिस्ट विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू। क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या, वैल्यू। वैल्यू किसका, उस स्पेसिफाइड की का। तो अगर मैं गेट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर लिख दूँ कि मैं उसका नाम लिख दूं इस डबल कोटेशन में dp डॉट क्लास, तो क्या dp डॉट क्लास प्रॉपर्टी जो है वो इसका वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से, यस और नो। क्या इसका वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रॉप्स डॉट गेट प्रॉपर्टी dp डॉट क्लास, राइट, तो करेगा। अब जब ये करेगा रिटर्न, तो क्या क्लास डॉट फॉरनेम को नाम मिल जाएगा, नाम मिल गया ना, वो जो रिटर्न कर रहा है जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग, वही तो चाहिए क्लास डॉट फॉरनेम को, तो वो तो मिल गया इसको। तो जब वो मिल गया तो अब मुझे न्यू इंस्टेंस मेथड कॉल करने में कोई दिक्कत है, डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड। अब जब न्यू इंस्टेंस मेथड कॉल हुआ तो क्या हुआ, क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा रन टाइम पर, जो ये ले आएगा वैल्यू dp डॉट क्लास। तो dp डॉट क्लास क्या ले आ रहा है, कॉम डॉट कोडर एक्संकित डॉट कॉम्पोनेंट्स डॉट dtdc जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जिनको ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ आपको। अब देखिए, ये जो न्यू इंस्टेंस है भाई, जो क्लास है ये किस टाइप का है, लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का है ना, लॉजिस्टिक सर्विस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटिंग क्लास है ना। तो क्या मैं इसको लॉजिस्टिक सर्विस में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ होल्ड करके। और एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ और यहाँ पर ओके, यहाँ पर तो बना हुआ ही है यार, क्या दिक्कत वाली बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। सॉरी एक्सट्रीमली, यहाँ पर मुझे लिखना है लॉजिस्टिक्स इक्वल्स। अब ये लॉजिस्टिक्स के अंदर किसका ऑब्जेक्ट चला जाएगा, इस लॉजिस्टिक्स के अंदर, ठीक है ना, इस लॉजिस्टिक्स के अंदर ये जो क्लास आएगा वो चला जाएगा ना। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे इसको भी टाइपकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का टाइप रिटर्न करता है। तो मैं लिखूंगा लॉजिस्टिक्स सर्विस। ठीक है, अब मैं लिख दिया लॉजिस्टिक्स सर्विस, इस इंटरफेस को यहाँ लगा दिया आराम से।
और लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया ऐसे और कहा कि भाई चलो अब तुम जो रिटर्न करोगे ऑब्जेक्ट, जो न्यू मेथड जो रिटर्न करेगा वो न्यू इंस्टांस जो मेथड है वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। वो किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, वो फॉर्म में हमारा रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो मैंने उसको टाइपकास्ट कर लिया ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। और लॉजिस्टिक्स में ये जो लॉजिस्टिक्स यहाँ पड़ी हुई है, इस लॉजिस्टिक्स में मैंने किसको डाल दिया, किसका ऑब्जेक्ट डाल दिया, DTDC का, वहाँ से ऊपर से इस DP क्लास के थ्रू, राइट, props.get properties। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है यहाँ तक समझना चीज़ों को। अब अगर जिसको भाई यार एक काम करता हूँ यार, देखो ये क्लास को अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप और क्या कर सकते हो, मैं लिखता हूँ और आप क्या कर सकते हो समझिए। आप वही चीज़ यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास C1 इक्वल्स टू नल, ठीक, यहाँ पे मैंने लिया क्लास C1 इक्वल टू नल और यहाँ मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक। तो भाई इस C1 में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है ना यार, C1 डॉट क्लास डॉट फॉर नेम। क्या मैं ऐसे चला सकता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम? अब नाम देना है तो कहाँ से आएगा, props डॉट गेट प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर क्या मुझे की डाल देना है, DP डॉट क्लास डिपेंडेंट डॉट क्लास। इसके बाद ये चल जाएगा, रन करेगा और जो C1 में आएगा, क्या मैं यहाँ पर C1 डॉट न्यू इंस्टांस मेथड चला दूँ और तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और न्यू इंस्टांस मेथड कैसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो मैं इसको कैसा टाइप कास्ट कर लूँगा अपने टाइप में, तो मेरा टाइप है लॉजिस्टिक्स, जो भी लॉजिस्टिक्स सर्विस है उसमें मैं इसको कर लूँगा टाइप कास्ट, ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कर दूंगा लॉजिस्टिक्स इक्वल्स दिस। तो क्या ये लाइन समझ में आई आपको? आप समझ रहे होंगे कि भाई दोनों में क्या अंतर है, दोनों से कुछ दिक्कत है क्या, है ना? तो नहीं भाई, सेम लाइन है। ये जो और लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन बिल्कुल सेम है, समझ रहे हैं? चाहे आप इसको समझें या आप इसका प्रयोग करें, बट ट्राई करें, आपको दोनों समझ में आना चाहिए। दोनों में वही सेम चीज़ हो रही है, बस मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन गया, किसकी मदद से, इस प्रॉपर्टी से की निकाल करके, और इसको हमने क्लास डॉट फॉर नेम को दिया तो रन टाइम पर। अब जब यहाँ बन गया तो क्या हम आगे भी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे? अब हमको आगे यूज करना है तो मुझे ये जो गेट इंस्टांस मेथड है इसको और नीचे ले जाते हैं। अभी और हमको इसमें लिखना है कोड, तो मैं यहाँ लिखूँगा और क्या, देखिए मुझे अब ज़रूरत है किसको बनाने का, तो मुझे ज़रूरत है भाई मैं जो बनाऊँगा यहाँ पे वो क्रिएट टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा अमेज़न का, राइट ना, तो अमेज़न का ऑब्जेक्ट बना यहाँ से अमेज़न इक्वल्स न्यू अमेज़न, बन गया अमेज़न। अब अमेज़न के पास जो सेट कुरियर मेथड था या सेट लॉजिस्टिक्स सर्विस नाम का जो मेथड था, राइट, और यहाँ पर जो भी हमको पास करना था, क्या मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पास कर दूँ? क्या मैं यहाँ पर ये लॉजिस्टिक्स पास कर सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल पास कर सकता हूँ। और अमेज़न का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, क्यों भाई? यही चीज़ तो हम कर रहे हैं ना। ये देखिए फैक्ट्री है, ये हमारा आ गया, फैक्ट्री खुल जा भाई, फैक्ट्री खुला, ये लॉजिस्टिक्स सर्विस है, ठीक है, ये हमारा अमेज़न है। अब अमेज़न के पास क्या है, सेट लॉजिस्टिक्स सर्विस नाम का मेथड है जो कुरियर को सेट करेगा, जो लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी को सेट करेगा, राइट, जो हमारे लूज कपलिंग को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो उसका मैं सेट कर दे रहा हूँ, राइट। समझ में आ रहा है ना? लॉजिस्टिक्स, वही लॉजिस्टिक्स तो चाहिए, तो किसका ऑब्जेक्ट बना, तो DTDC का। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, इस लॉजिस्टिक्स नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। तो वो लॉजिस्टिक्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल अगर मैं यहाँ पास कर दूँ तो क्या वो ये इसकी जगह रख लेगा, राइट, ये जो कोड लिखा हुआ है इसकी जगह रख लेगा। लॉजिस्टिक सर्विस ये डिमांड कर रहा है, तो वही चीज़ तो मैं पास कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? राइट डाउन इन द कमेंट्स, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कीजिएगा, ओके, इस वीडियो का, कि यहाँ पे हाँ भाई मुझे समझ में आई, ये लाइन समझ गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है भाई कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा ट्राई कैच ब्लॉक अगेन, क्योंकि यार फाइल नॉट फाउंड दे देगा फिर से, क्योंकि ये क्लास जो है क्लास का ये या तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे सकता है अगर कास्ट नहीं करोगे तो, और क्लास डॉट फॉर नेम नहीं लिखोगे तो बोलेगा क्लास नॉट फाउंड, ऐसा करके, है ना। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इन सब को एक ट्राई कैच ब्लॉक में अगेन डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ट्राई, ठीक है,
और आई थिंक यहाँ पर ट्राई हमारा सब कुछ हमने कर ही लिया है, तो ट्राई ब्लॉक यहाँ पे एंड हो जाएगा और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैच, जो थोड़ा सा आ जा भाई, कैच में कैच कर लेंगे। और क्या कैच करेंगे, एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको, और कहेंगे कि भाई एक्सेप्शन भैया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये कोड करके मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, वरना मैं इसको एनिमेशन में बता सकता था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और इसको समझने में, इसलिए मैं इसको कोड करके ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लीजिए, हो गया कैच, हमने ये ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अब क्या ये कोड समझ में आ रहा है आपको? ई कॉमर्स फैक्ट्री सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक में से हम क्या रीड करवा रहे हैं, उसको जो भी हमने प्रॉपर्टीज फाइल लिया है उसको रीड करवा रहे हैं, और उसको क्या किसको दे रहे हैं, java.util.properties को। और जब java.util.properties को दे देंगे तो अब बारी है गेट इंस्टांस का, जो इंस्टांस रिटर्न करेगा अमेजन का। तो अमेजन का इंस्टांस रिटर्न करने के लिए हम वैल्यू ले आएंगे उस क्लास के नाम का प्रॉपर्टीज़ फाइल में से, जहां पर गेट प्रॉपर्टी नाम का मेथड है प्रॉपर्टीज़ में, java.util.properties में, और हम वहां पे की पास करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा और न्यू इंस्टांस मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसी ऑब्जेक्ट को क्या हम पास कर देंगे लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है, और सेट लॉजिस्टिक्स के लिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसका टाइप क्या था, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्लास, एक क्लास टाइप का होगा ना इस वाले का। देखिए स्टैटिक कैसा है, अमेजन है, राइट। तो इस अमेजन को क्या हम नीचे रिटर्न करवा सकते हैं? बिल्कुल रिटर्न करवा सकते हैं। हम लिख देंगे रिटर्न अमेजन। अब अमेजन क्या है, ऊपर में जो अमेजन हमने बनाया है वो अमेजन वही तो है। यहाँ मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ ताकि, या ब्लू कर दे रहा हूँ, आपको और अच्छे से पता चलेगा। ये इसको ब्लैक कर रखते हैं और इसको ब्लैक रखते हैं। तो ये जो अमेजन है भाई, यही अमेजन है ना, ये वाला अमेजन, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ब्लू वाला अमेजन। तो ये अमेजन हम रिटर्न करवा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अमेजन में नीचे ऑब्जेक्ट बना हुआ है और सब कुछ सेट है। ठीक है, अमेजन इक्वल टू न्यू अमेजन, और उसमें सेट हो गया लॉजिस्टिक्स, तो अमेजन को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर जो लाइन है हमारा गेट इंस्टांस का एंड हो गया, गेट इंस्टांस एंडेड हियर, राइट। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे कमेंट में। चलिए समझ गए, ये कोड समझ में आ रहा है अब? सिंपल, आसान है ना। पहले प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करवा लेंगे, उसके नाम को उसको कलेक्ट करके class.forName में ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको सेट करवा देंगे अमेजन में, और अमेजन का रिटर्न करवा देंगे ऑब्जेक्ट। और जब अमेजन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया तो यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं अपने, क्लोज यहाँ पे होगा बॉस, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर हमने सेमीकोलन छोड़ दिया तो यहाँ, ठीक है, वो हो गया रिटर्न। अब यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर क्लोज ऑफ क्लास क्लोज्ड है ना, क्लास क्लोज, क्लास जो होगा हमारा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये काम हमारा हो गया, सिंपल है। ठीक है, क्लास भी बंद हो गया। तो फैक्ट्री तो हमारा बन गया, राइट। समझ गए फैक्ट्री कैसे ऑब्जेक्ट देगा। अब आते हैं हमारे ऐप में जहाँ पर हमारा मेन मेथड होगा। ठीक है, तो मेन मेथड हम मान लीजिए हमने दिया है स्ट्रैटेजी dp टेस्ट डॉट जावा, जो हमने टेस्टिंग के लिए जहाँ पर हमारा मेन मेथड होगा। ठीक, तो जो मेन मेथड होगा, ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, यहाँ हमारा मेन मेथड होगा इस फाइल में, इस जावा में। तो पहले तो लिखते हैं पब्लिक क्लास स्ट्रैटेजी dp टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, नाम बदल देंगे, उसमें test2 कर देंगे। और भाई सॉरी यार, यहाँ पे डॉट जावा मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, डॉट जावा में आ जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। ओके ओके फाइन। तो ये हमारे पास हो गया मेन मेथड, और इस मेन मेथड में देखिए अब हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है बस अमेजन का, राइट। हमने बनाया अमेजन का ऑब्जेक्ट, अमेजन इक्वल्स, और ये बनेगा हमारा फैक्ट्री से ना,
तो ई कॉमर्स फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टांस, क्या गेट इंस्टांस क्या रिटर्न करेगा? अमेजन का ऑब्जेक्ट। तो हमने अमेजन में दे दिया ना, यस और नो? तो ये हमारा रिटर्न किया अमेजन में, और ये अमेजन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पता चलना चाहिए ना। यहाँ आ जाते हैं और इसके बाद मैं कॉल कर दूंगा अमेजन में जो हमारा शॉपिंग मेथड था, राइट। तो मैं कॉल किया अमेजन डॉट क्या, बाई नाउ, और बाई नाउ में यहाँ पे हमें पास करना है न्यू स्ट्रिंग, ऐसे करके पास करना था ना मुझे, क्या नए स्ट्रिंग का एक क्या पास करना है, जो भी हमको पास करना है भाई, अरे। तो अरे पास करना है, और अरे पास करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए क्या, पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, कॉमा, मैं यहाँ पर बुक्स ले लेता हूँ, जावा बुक, जावा का मैंने एक बुक लिया, कॉमा न्यू फ्लोट, और फ्लोट अरे में हम भी अरे पास कर देते हैं, फ्लोट का 100 रुपीज़ का मैंने पेंसिल लिया, और कॉमा 520 ले लेते हैं रुपीज़ का हमने एक बुक लिया, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ आ जाते हैं। अब हम बस ये चल गया, और क्या, मैं जो रिटर्न करेगा वो system.out.println में लिख दूंगा। तो ठीक है, जो system.out.println है आप इसमें लिख दीजिए SOP, system.out.println, और इस पूरे के पूरे println वाले में मुझे पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है, ताकि जो भी ये रिटर्न करेगा वो पूरा पेस्ट हो जाए, क्योंकि वो मैसेज रिटर्न करेगा ना, यस, मैसेज हमारा एक रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, समझ गए? वेरी ग्रेट, अगर समझ पा रहे हैं तो आप। यहाँ आ जाएगा, और ये पूरा लाइन जो है इसको और चिपका देते हैं, बस हो गया, और क्या। अब इसको रन कीजिए। अब जब भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी आप क्या करेंगे, इसको मेरा एक्स्ट्रा है, तो जब भी अब आपको चेंज करने की, तो जब भी अब हमको कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जाऊंगा, इस प्रॉपर्टीज़ फाइल में, और यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं नाम एक बार DTDC कर दूंगा, एक बार ईकार्ट कर दूंगा, ब्लू डॉट कर दूंगा। तो क्या अब मुझे कोड को टच करने का ज़रूरत पड़ा? नहीं, मुझे अब कोड को टच करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो हो गया ना काम आसान, हो गया 100% रियूजेबिलिटी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ फाइल का फ़ायदा उठा करके हम काम कर सकते हैं। अब कहेंगे कैसे, ज़रा कोड करके भी बता दीजिए भैया। बिल्कुल भैया जी, कोड करके भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको करता हूँ कॉपी, और मैं इसी प्रोजेक्ट को पेस्ट करता हूँ, नाम बदल दूंगा, प्रोजेक्ट नंबर 6। प्रोजेक्ट नंबर 6 लिखने के बाद स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न कोर जावा डैश मोर लूज कपलिंग, नाम ऐसे चेंज कर देते हैं, सेव करते हैं, सेव हो गया। राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देता हूं मैं, और क्लोज ऑल करने के बाद यहाँ आते हैं, और यहाँ सब खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री में आ जाते हैं, राइट। फैक्ट्री का जो कोड है वो मिटा देते हैं, और ये जो फैक्ट्री का पूरा कोड है इसी को मिटाना है हमको। तो मैं इस पूरे फैक्ट्री के कोड को मिटा देता हूँ। ग्रेट यार, यहाँ से फैक्ट्री के कोड को मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सही है हमारा। अब देखिए, सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाना पड़ेगा, राइट ना। तो मैं एक सोर्स में नया पैकेज बनाता हूँ, और मैं नाम देता हूँ com.coderxankit.utils दे देता हूँ, जहाँ पे कुछ यूटिल है, या कॉमन दे दूँ, कॉमन्स, कि सब के लिए वो कॉमन है। तो मैंने कॉमन नाम का एक पैकेज बनाया, और यहाँ पे मैं एक अदर में जाऊँगा या फाइल में जाऊँगा, बस मैं फाइल चूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं गलत आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं फाइल में जाता हूँ। देखिए न्यू फाइल, सिर्फ और सिर्फ फाइल लिखूँगा कॉमन्स में, और फाइल में दे देता हूँ मैं कि भाई माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है, लीजिए माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज। और यहाँ में मैं आ गया, मैं और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज माई फाइल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट, हियर वी आर डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंट क्लास नेम्स,
डिपेंडेंट क्लास नेम्स, राइट। अब यहाँ पे की कैसे डालना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, आपने लिखना है dp.class या कुछ भी की में तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि डिपेंडेंट डॉट क्लास, या और अच्छा नाम लेते हैं लॉजिस्टिक्स क्लास या लॉजिस्टिक्स कंपनी डॉट कंपनी, कौन सा कंपनी है, लॉजिस्टिक्स डॉट कंपनी इक्वल टू कॉम डॉट कोडरएक्स अंकित डॉट कंपोनेंट्स डॉट, उसमें क्या है कंपोनेंट्स में DTDC फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस सेव कीजिए इसको, ठीक है। रिहास लगा करके कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आते हैं और ये गेट इंस्टांस कह रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग कोड करते हैं सब कुछ अच्छे से। तो कोड करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक में रखूँगा, राइट ना, चीज़ों को। तो स्टैटिक ब्लॉक वाली कोडिंग करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लोकेट द प्रॉपर्टीज फाइल, और जो प्रॉपर्टीज़ फाइल लोकेट करेगा उसको हमको बाद में यूज करना है। तो मैं यहाँ पर एक यूज कर ले रहा हूँ वेरिएबल, राइट ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रहेगा प्राइवेट, और मैं कैसा वेरिएबल इसमें रखूँगा, स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, यहाँ पर मुझे स्टैटिक में यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टैटिक प्रॉपर्टीज, और देखिए यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है java.util वाला, देखिए इंपोर्ट हो गया java.util.properties, मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पर लोकेट द प्रॉपर्टीज सबसे पहला हमारा यही काम है। तो हम यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक एक्चुअली, वाई, क्योंकि हो सकता है कि वो फाइल ना मिले, कुछ दिक्कत आ जाए। तो एक्सेप्शन ई, सबसे पहले एक्सेप्शन को ही प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं और लोकेट करने की कोशिश करते हैं। किससे लोकेट करने की कोशिश करेंगे भाई, इनपुट रीडर से। तो इनपुट स्ट्रीम से java.io का, देखिए ये इनपुट स्ट्रीम है जो हमने यहाँ पे इंजेक्ट करवाया, यहाँ पे अभी इंपोर्ट करवाया है, राइट। अब ये सब मिटा देते हैं, ये सब की हमको कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लॉजिस्टिक्स सर्विस वगैरह है ना, ये पुराना वाला कोड में से था। तो सेव करते हैं, इनपुट स्ट्रीम को हम लोग java.io से इंपोर्ट करवा लेते हैं। मैं लिख देता हूँ इनपुट स्ट्रीम, या स्ट्रीम लिख देता हूँ, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं भाई, इनपुट फाइल, लेट से इनपुट फाइल ही लिख दिया मैंने, ग्रेट। इनपुट फाइल इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर आपको लोकेशन देना है, यहीं पर ना लोकेशन देना था। तो लोकेशन है हमारा कहाँ पर, तो लोकेशन है हमारा कॉम स्लैश डॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि लोकेशन देना है, कोडर एक्स अंकित स्लैश कॉमन्स स्लैश, उसमें क्या नाम है, तो उसमें नाम है कॉमन्स में जाकर के देखिए माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज, मैंने लिखा माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज। थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं और कोड को और छोटा करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, कोड आ गया। इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू कोडर एक्स अंकित स्लैश कॉमन स्लैश माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज। अब इनपुट फाइल में जो भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनपुट फाइल हमने लिख दिया, तो इसमें ऑब्जेक्ट बना करके हमको डेटा दे देना है, राइट। यहाँ पे अब हमको करना है कि लोड द प्रॉपर्टीज फाइल डेटा टू द java.util.properties ऑब्जेक्ट, राइट, यही करना है। तो प्रॉपर्टीज़ का ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं डालूँगा प्रॉप्स में इक्वल कर दूँगा फ़िलहाल नल, सॉरी नॉट नल, न्यू दिस टाइम, ओके। प्रॉप्स इक्वल टू न्यू और प्रॉपर्टीज नाम दूंगा मैं प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज में मैं पास कर दूंगा इनपुट फाइल, राइट। इसमें मैं क्या पास कर दूंगा भाई, इनपुट फाइल, ओह सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ नहीं पास करना ना, लोड मेथड है, हाँ सही है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया इसको, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना और यहाँ पे इसकी लोडिंग हो गई, प्रॉप्स डॉट लोड नाम का जो मेथड है वहाँ। यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम हमारा जो भी हमारा है, इनपुट फाइल नाम है उसका, वो मैंने यहाँ पे कर दिया लोड, देखिए हो गया लोड करवा दिया हमने। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें
लोड भी हो गया यहाँ तक पूरा चीज़ समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे बहुत आसान है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक। अब एक्सेप्शन भी हमारा ठीक है, कैच वैच हो रहा है सारा कुछ। अब आते हैं इस गेट इंस्टांस मेथड में। तो गेट इंस्टांस मेथड क्या रिटर्न करेगा? अमेजन का ऑब्जेक्ट, राइट। तो अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये जो मैंने लिखा है प्राइवेट स्टैटिक, इसको कॉपी करते हैं और अपने पेंट वाले में, आई थिंक मैंने ऊपर में थोड़ा सा एक लाइन में डायरेक्ट लिख दिया था, हाँ, प्रॉपर्टीज इक्वल टू नल लिख दिया है। तो इसको मैं डिलीट करके मैं पेस्ट कर दूंगा यार, ताकि आप लोग समझें अच्छे से, ऐसा ना हो कि गलत समझ लें। चलिए अब ध्यान देने वाली ये बात है, इसको आ जाते हैं नीचे और ठीक है, ये हमारा सब कुछ सेट है। गेट इंस्टांस मेथड में हम इंस्टांस रिटर्न करवाएंगे अमेजन का, राइट। तो अमेजन का रिटर्न करवाने के लिए थोड़ा जगह बनाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए अमेजन में हम क्या रिटर्न करवाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे चाहिए लॉजिस्टिक्स, क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो लॉजिस्टिक्स इक्वल टू नल, और मुझे चाहिए अमेजन, ठीक है, अमेजन इक्वल्स नल, ठीक है। इसी अमेजन को रिटर्न कर देना है। तो ऊपर अमेजन भी इंपोर्ट हो गया होगा, लॉजिस्टिक्स तो इंपोर्ट हमने उसको भी करवा दिया। नीचे आ जाते हैं और अब यहाँ से जो ओरिजिनल यहाँ पे सबका यहाँ पे शुरू होगा, और मैं लेता हूँ एक ट्राई ब्लॉक और मैं यूज करूँगा क्लास डॉट फॉर नेम मेथड। और यहाँ पर जो क्लास का नाम आएगा वो कहाँ से आ रहा है? प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉप्स डॉट, इस ऑब्जेक्ट में गेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर की डालेंगे। तो की हमने जो नाम दिया है इस माई फाइल्स डॉट प्रॉपर्टीज, ये वाला की, ये पूरा की मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, यही हमारा की है। इस की को यहाँ पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ इस मेथड पर डॉट गेट प्रॉपर्टी तो हो गया ना, हाँ ठीक है, डॉट, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो ये आराम से रिटर्न करके दे देगा, यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा न्यू इंस्टांस, ठीक है, ये हमारा न्यू इंस्टांस हो गया। अब ये क्लास डॉट फॉरनेम रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, किसका? ऑब्जेक्ट क्लास का। तो लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ लॉजिस्टिक्स में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। इसको मैं टाइपकास्ट कर दूंगा लॉजिस्टिक्स सर्विस में। तो ये टाइपकास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बट मेरी बात ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, या यही सेम चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ लिख करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमेशा जब भी आप इसको पहले क्लोज करते हैं, जब भी आप बनाएं तो ऊपर लिखें क्लास जावा डॉट लैंग, क्लास का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ C1 इक्वल्स नल। अब इस C1 में मैं आता हूँ और लिखता हूँ भाई C1 क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम में जो है प्रॉप्स लिख दो डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स डॉट कंपनी नाम है उस प्रॉपर्टी का डॉट, अब यहाँ पर डॉट भी नहीं, यही सेम चीज़ C1 डॉट, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है यार, न्यू इंस्टांस है ना, न्यू इंस्टांस जो है, तो न्यू इंस्टांस यहाँ पर हम लगा देंगे, तो इससे न्यू इंस्टांस हमारा बन जाएगा। बट ध्यान रखिए कि ये न्यू इंस्टांस क्या रिटर्न करेगा? हमारा लॉजिस्टिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट। तो लॉजिस्टिक्स सर्विस, और सॉरी यहाँ पर ऊपर में हमारा लिखा हुआ है, हम बस लिख देते हैं लॉजिस्टिक्स इक्वल्स दिस। तो आप कुछ भी यूज करें, बात तो वही होगी, है ना। यहाँ पर टाइपकास्ट कर लेंगे, चाहे आप ऊपर वाला कमेंट किया हुआ लाइन यूज करें या ये वाली लाइन यूज करें, राइट, बात तो वही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया यूज, और आते हैं कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पर वेट 1 मिनट, नहीं सही है हमारा, यहाँ पर अभी ट्राई कैच ब्लॉक में चलिए दे ही देते हैं हमारा एक्सेप्शन जो है ई इक्वल्स ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा एक्सेप्शन को, जो भी एक्सेप्शन होगा। बट स्टिल यहाँ पर जो है ये स्ट्राइक थ्रू जो है ये कह रहा है कि न्यू इंस्टांस मेथड डिप्रेकेटेड हो गया, बट ठीक है हम लोग उसको इग्नोर करते हैं अभी वार्निंग को। और लॉजिस्टिक्स यहाँ पर हमने डाल दिया, सब कुछ सेट है हमारा। अब बारी है कि लॉजिस्टिक्स जो अमेजन है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, राइट। तो अमेजन का यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट न्यू अमेजन, और उस अमेजन वाले में चला गया और हम लिखेंगे अमेजन डॉट सेट लॉजिस्टिक्स में लॉजिस्टिक्स सेट कर दें,
जो लॉजिस्टिक्स यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो वो लॉजिस्टिक्स हमने यहाँ कर दिया सेट। तो सब कुछ सेट है कि नहीं है? अब बिल्कुल सेट है। और यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे भाई कि रिटर्न कर दो अमेज़न का हमको ऑब्जेक्ट। ठीक है, अमेज़न का लीजिए हमने कहा दिया कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो और इतना खाली स्पेस को भाई मिटा दो। तो ये कोड समझ में आया कि नहीं आया आपको अच्छे से? ऊपर वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, नीचे वाला भी समझाया है अच्छे से, पिछले बार भी समझाया, अभी पेंट में और यहाँ भी समझाया, राइट। अब आते हैं इसका जो मेन मेथड है डिज़ाइन पैटर्न टेस्ट, इसका भी हम राइट क्लिक करके रीफैक्टर करते हैं, नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया? वेयर 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 रीफैक्टर कहाँ है? दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा यहाँ है, देखो रीफैक्टर डिज़ाइन पैटर्न टेस्ट 2 कर देते हैं क्योंकि हमारा दूसरा टेस्ट है तो पता चलेगा ऐसे। फिनिश और फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे नाम से ठीक है बदल गया हमारा। तो ये सब हटाइए इस बार। अब देखिए आपको क्या कॉल करना है, बाय नाउ मेथड ना जो वहाँ पे था। तो पहले इंपोर्ट जो हुआ है आलतू फालतू इसको भी हटा लेते हैं, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को, और यहाँ आ जाते हैं और लिखते हैं अमेज़न या अमेज़न ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अमेज़न इक्वल्स नल, फर्स्ट ऑफ ऑल नल। अब देखिए ध्यान से समझिए कि अमेज़न का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो देगा ई कॉमर्स फैक्ट्री। ई कॉमर्स फैक्ट्री इक्वल्स नॉट सॉरी ई कॉमर्स फैक्ट्री इक्वल्स नहीं है, ई कॉमर्स डॉट गेट इंस्टांस, राइट। अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली और बात हो गई कि यहाँ पर लॉजिस्टिक सर्विस नेम, ये जो हमारा ई कॉमर्स फैक्ट्री आया है वो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, ठीक है। तो गेट इंस्टांस नेम में हमने ये कहाँ से आ गया? इसको हमने मिटाया नहीं, इसको मिटा दीजिए भाई, सबसे पहले इसको मिटाइए। तो ये लीजिए हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। चलिए गुड, ये मिटाना ज़रूरी है वरना वो डिमांड करेगा, ठीक है, राइट। सब कुछ सेम है। ये मेथड समझ में आ रहा है, वो हमने मिटाया नहीं था, गलती से हमारा रह गया था। चलिए हमने उसको मिटा दिया। तो सब कुछ सेट है, सब कुछ प्रॉपर्टी फाइल से अपना डिमांड कर रहा है। अब ये चला तो ये क्या रिटर्न किया? अमेज़न का ऑब्जेक्ट। तो अमेज़न में कर दे रहे हैं इसको होल्ड, राइट ना। अब देखिए इस लाइन में कुछ एरर है, ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा अभी, इसको सेव करते हैं, राइट। हम कर लेते हैं अमेज़न डॉट बाय नाउ। अब ये बाय नाउ जो आइटम है न्यू स्ट्रिंग, यहीं पर बना देते हैं एक एरे स्ट्रिंग का बुक्स कॉमा मैंने लिया है पेंसिल। भाई साहब यहाँ पर पेंसिल आएगा भाई, ये मैं स्पेस दे रहा हूँ तो पता नहीं क्या हो जा रहा है। पेंसिल्स, ठीक है। अब ये पेंसिल्स लिया मैंने दिया कॉमा न्यू फ्लोट का अरे डाल देता हूँ। तो फ्लोट का अरे डालूँगा और मैंने प्राइसिंग डाल दी इस पेंसिल की 100 बुक्स की 520 रुपीज़ .0f कॉमा मैंने डाली 230 रुपीज़ 0f, ये फ्लोट। ग्रेट। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको हम system.out.println कर लेते हैं, साउट, और इसको कट करके उसमें पेस्ट कर देते हैं। कट, यहाँ करते हैं पेस्ट, सेव कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट। इसको करिए सेव और आ जाइए, राइट क्लिक करिए इसको, और राइट क्लिक करने के बाद जावा एप्लीकेशन में रन करते हैं। तो आ गया एरर हमारा, देखिए कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, द सिस्टम कैनॉट फाइंड अ स्पेसिफाइड पाथ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, फाइल कह रहा है कि नहीं मैंने पाया। तो आते हैं ई कॉमर्स फैक्ट्री में और फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है com डॉट माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज com डॉट कॉमन्स नाम भी हमने सही रखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिक्कत है, src देना पड़ेगा। अगर मैं src लिखूँ तो, क्योंकि हो सकता है ये src से ढूंढेगा ना,
SRC। अब ज़रा राइट क्लिक करके मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, हमारा ये छूट गया था थोड़ा, SRC ई कॉमर्स फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप SRC रखेंगे क्योंकि फाइल इनपुट सिस्टम सोर्स से ढूंढेगा। ओके, तो कॉम से डायरेक्ट नहीं। यहाँ से हमने देखा भाई कि DTDC क्या असाइन हो गया, देखिए तो, और जो भी हमने डाला था वो परचेज कर रहे हैं, पेंसिल, बुक्स और DTDC इज असाइंड। अब आप बोलेंगे कि भैया मुझे चाहिए दूसरे का ऑब्जेक्ट, मैं दूसरा कंपनी यूज कर रहा हूँ और उस कंपनी के क्लास का नाम है DTDC, हटाइए और DTDC से चेंज कर दीजिए ब्लू डार्ट। क्या ब्लू डार्ट एग्जिस्ट कर रहा है? कंपोनेंट में जाके देखिए, कंपोनेंट में ब्लू डार्ट है, हाँ है। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद एक काम करता हूँ, स्ट्रैटेजी पैटर्न को मैं फिर से रन करवा देता हूँ। तो क्या फिर से रन हुआ? अब मुझे वो न्यू कीवर्ड का अभी चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या 100% लूज कपलिंग अचीव हो गई कि नहीं हो गई, मुझे बताइए। कल को मुझे मैं ज़रूरत पड़ी कि नहीं भाई ब्लू डार्ट नहीं यूज होगा, अब यूज होगा डिलीवरी। तो मैं लिखता हूँ डिलीवरी और सेव करता हूँ, बस रीरन कर देना है। जब भी प्रॉपर्टीज फाइल अपडेट हो, प्रोग्राम को कर दीजिए रीरन, और रीरन हुआ तो डिलीवरी असाइंड हो गया ना, डिलीवरी इज असाइंड, यस और नो। चीज़ें समझ में आ गई? सिंपल है, समझ में आया इतना सारा चीज़? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा का सारा समझ में आया होगा। गॉट इट? ठीक है यार, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। पर इतना लूज कपलिंग करने के लिए सोचो हमने कितनी सारी मेहनतें करी, राइट? इतना सारा लूज कपलिंग करने के लिए हमने बहुत मेहनत करा, बहुत मेहनत करा, है ना? और मेहनत में क्या क्या करा भाई? मेहनत में हमने बहुत सारी मेहनत करी, और वो मेहनत मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। हमने मेहनत करा जो भी, वो मेहनत मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? तो हमने मेहनत किया, और ये आ जाएगा इसका लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस मैं लिख देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, SDP शॉर्ट में लिखता हूँ, यूजिंग कोर जावा। और वो क्या डिसएडवांटेजेस रही हमारी? तो ऑब्जेक्ट सब कुछ हमको खुद से बनाना पड़ा भाई, एक कॉमा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट वगैरह हम खुद डिजाइन कर रहे थे, खुद बना रहे थे, खुद डेवलप कर रहे थे, है ना? तो प्रोग्रामर, इसको यार ब्लैक हो जाओ यार, ब्लैक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है भाई, ब्लैक हो गया ये। प्रोग्रामर मस्ट हैव टू टेक केयर और शुड टेक केयर, प्रोग्रामर इज डेवलपिंग, और ऐसा लिख देते हैं, प्रोग्रामर शुड टेक केयर ऑफ इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट, और टू टेक केयर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, ऑफ टारगेट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास, है ना? सबका कौन देखभाल कर रहा था? हम ही। बी में क्या हम लिख सकते हैं कि टू अचीव लूज कपलिंग, हमने कितनी सारी चीज़ें की। टू अचीव लूज कपलिंग हमने क्या अचीव किया? वी नीड टू राइट एडिशनल कोड इन फैक्ट्री क्लास, by taking help of properties java.util.properties and properties file also, right? ये भी कितना हेक्टिक था, इतना सारा लंबा लिखना, है ना? अब कोर जावा है, तो यहाँ पर कोर जावा जब है तो यहाँ पर क्या होगा? नो IOC कंटेनर इज गिवन, नो IOC कंटेनर इज हियर, is no IOC container support is provided। तो अब कोर जावा है ना भाई, एक और लिख सकते हैं कि अब जब IOC कंटेनर नहीं रहा तो इसके साथ सारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वगैरह हमें ही करना पड़ा, राइट ना? तो जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है सब हमने किया, कौन से ऑब्जेक्ट को कैसे किसके साथ डालना है, राइट? प्रोग्रामर needs to take
केयर ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो इतना सारा जो चीज़ था, ये 4 पॉइंट्स हमारे डिसएडवांटेजेज हुए कोर जावा के। अभी भी जब हम कोर जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न, तो इसीलिए स्प्रिंग के चलते फेमस हुआ। जब स्प्रिंग में इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो बहुत आसान होगा और बहुत सारी चीज़ों का खुद मैनेज कर लेगा वो। इसी को समझाने के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। अभी तक स्ट्रैटेजी पैटर्न मैं बना रहा था और सिखा रहा था आपको। तो समझिए कि स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न जो किसके चलते फेमस हुआ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के चलते, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सपोर्ट दिया गया, सब कुछ यूजुअली ऑटोमेट हो जाएगा और काफ़ी सारा काम हमारा जो एज ए डेवलपर है वो आसान हो जाएगा। तो ये क्योंकि जब हम डेवलप कर रहे थे तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, लूज कपलिंग अचीव हम खुद करवा रहे थे, आईओसी कंटेनर का सपोर्ट नहीं था, तो कैसे का सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। प्रोग्रामर को ये ध्यान रखना पड़ रहा था कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो है कैसे करवाएं, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ रहेगा, कौन टारगेट है, कौन डिपेंडेंट है। यस और नो? आई होप अब आप पूरा अच्छे से समझ पाए होंगे इन सब कॉन्सेप्ट्स को, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को, यूजिंग कोर जावा। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे मिलूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे। राइट डाउन इन द कमेंट्स, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, वरना मत सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।